कर लेते पहले। अब शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स होती है हिस्सेदारी। कंपनी क्या करती है? जब भी एक कंपनी स्टैब्लिश होती है, ठीक है, तो कंपनी को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो मनी कहाँ से लाएगी? तो वो कंपनी क्या करती है? पब्लिक से पैसा मांगती है। ठीक है, कंपनी किससे पैसे मांगेगी? पब्लिक से। अब पब्लिक से कैसे मांगेगी? तो कंपनी क्या करती है? अपनी हिस्सेदारी बेच देती है पब्लिक को और पब्लिक से पैसा ले लेती। ठीक है, तो मान लो जैसे एक कंपनी है, वो है 100 करोड़ की कंपनी। ठीक है, 100 करोड़ की वर्थ है कंपनी की। अब उसे पैसों की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या करती है कि पब्लिक से पैसा और लेती है। मान लो 20 करोड़, 20 करोड़ कंपनी को पैसा चाहिए, तो वो पब्लिक को क्या इशू करेगी? शेयर्स। शेयर्स का मतलब अपने हिस्सेदारी, अपनी कंपनी की हिस्सेदारी। जैसे घर में क्या होता है, जैसे पापा है, पापा ने जो मकान बनाया है उसमें 3 बच्चे हैं, तो तीनों की हिस्सेदारी है, वो तो अपने आप ही है। हिस्सेदारी का मतलब उनका राइट हो गया उस पे। जब पापा चले जाएंगे तो वो तीनों की हो जाएगी, किसी एक की नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही कंपनी क्या करती है? अपनी कुछ हिस्सेदारी बेच देती है पब्लिक को पैसा कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो पब्लिक से पैसा लिया तो उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स। शेयर्स बेचा, बेचने का मतलब शेयर्स को इशू किए। ठीक है, कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, पब्लिक पैसा किसे देती है? कंपनी को, और पब्लिक को क्या मिलता है? हिस्सेदारी। ठीक है, तो ये मत सोचना पब्लिक ने ऐसे फ्री में पैसे दे दिए। ठीक है, अब पब्लिक से पैसा ले लिया, जैसे मान लो, अब ये पब्लिक करती क्यों है? पैसा क्यों लगा रही है कंपनी में? कंपनी अगर बढ़िया होगी, कंपनी चलेगी, तो जो कंपनी का प्रॉफिट का पार्ट होगा वो किसको मिलेगा? पब्लिक को। ठीक है, जितने भी की भी हिस्सेदारी पब्लिक की होगी, मान लो 80% नहीं, थोड़ा कम ही मानते हैं, 50% पब्लिक ने अपना पैसा कंपनी में लगाया हुआ है। ठीक है, 50% लगाया हुआ है, तो कंपनी में जितना भी प्रॉफिट कमाया जाएगा उसका 50% जितने भी पब्लिक होंगे, नंबर ऑफ जितने भी पब्लिक होते हैं, उनको उनकी हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांट दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो डिविडेंड प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। सम टाइम कंपनी को कुछ ज्यादा मुनाफा होता है तो वो अपनी खुशी से डिविडेंड बांट देती है। डिविडेंड भी दो टाइप के होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम शेयर्स की बात कर रहे हैं। तो 50% पब्लिक ने क्या कर लिया? कंपनी को पैसा दे दिया और अपनी शेयर होल्डिंग ले ली। अब पब्लिक को क्या कहेंगे हम? शेयर होल्डर। जिन्होंने शेयर को होल्ड किया हुआ है उन्हें बोलेंगे शेयर होल्डर। और पब्लिक से जो पैसा कंपनी रिसीव करेगी उसको कहेंगे शेयर कैपिटल। अब कहोगे शेयर कैपिटल कैसे? शेयर के थ्रू उस कैपिटल को जनरेट किया है ना। हमने 11th में जब सोल प्रोप्राइटर की जर्नल एंट्री करते थे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस इन द बिजनेस, क्या करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही करते थे ना। इसीलिए अब ये हमने क्या किया? कंपनी है इसलिए शेयर इशू करके हम कैपिटल को जनरेट कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं इसको शेयर कैपिटल। जो भी मनी पब्लिक के थ्रू कंपनी में आ रही है वो होती है शेयर कैपिटल, और जो पब्लिक है उसको कहते हैं शेयर होल्डर। ठीक है, जैसे हम लोग अंबानी की कंपनी, कोई रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है, उसमें कुछ शेयर परचेज कर लेते हैं तो हम शेयर होल्डर हो गए। ठीक है, हमने उनका कुछ परसेंट, कुछ ना कुछ हिस्सेदारी खरीद रखी है। कुछ छोटे शेयर होल्डर होते हैं, कुछ बड़े शेयर होल्डर होते हैं। कोई कंपनी भी किसी कंपनी का शेयर होल्डर बन सकती है। ठीक है, जैसे एक बहुत ये 100 करोड़ की कंपनी बड़ी कंपनी हुई, मान लो कोई एक छोटी कंपनी है जो 1 करोड़ की है, वो भी इस कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है, वो भी पब्लिक के अंडर ही आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जैसे लोग ही परचेज, कोई कंपनी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट कंपनी भी, सब के सब क्या कर सकते हैं? शेयर को परचेज कर सकते हैं। अब शेयर को परचेज करते हैं, अब शेयर को
पहले हम देख लेते हैं शेयर कितने टाइप के होते हैं। शेयर 2 टाइप के होते हैं। अब ये पढ़ के कोई बताएगा क्या लिख रही हूं मैं? हाँ हाँ, इक्विटी, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। अब प्रेफरेंस में तो नाम ही प्रेफरेंस है, मतलब जो बंदा, जो शेयर होल्डर प्रेफरेंस शेयर्स को परचेज करेगा उसकी प्रेफरेंस पहले रहेगी इक्विटी शेयर से, ठीक है, समझ में आया? इसमें नाम ही इसीलिए है। अब प्रेफरेंस शेयर में, अब प्रेफरेंस शेयर की एक और खासियत बात है, इसमें क्या होता है, जो डिविडेंड का पार्ट होता है, प्रॉफिट का पार्ट होता है, कभी आपने देखा होगा, नहीं आप अभी तो 12th में आई हो, 10% प्रेफरेंस शेयर ऐसा लिखा होता है, जो इस 10% का मतलब होता है इसका प्रॉफिट का पार्ट, कि इतना तो इसको मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो इसे मिलना ही मिलना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। उसके बाद आते हैं इक्विटी शेयर होल्डर। जब हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो पब्लिक को प्रेफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं और इक्विटी शेयर इशू किए जाते हैं। पहली प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होती है, दूसरी इक्विटी शेयर होती है, ठीक है। अगर जब भी कंपनी वाइंड अप होगी तो जितना भी पैसा कंपनी का होगा, एसेट सेल करके, क्रेडिटर का सब कुछ उधार चुका करके, जितना भी पैसा अगर बचता है कंपनी में, तो पहले पैसा किसको दिया जाएगा वाइंड अप के टाइम पे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। बचेगा या नहीं बचेगा, बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर को, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर का कुछ भी नहीं वाइंड अप के टाइम पर। समझ में आया? मान लो वाइंडिंग अप टप के टाइम पर तो 20 करोड़ रुपए बचे हुए हैं, सारा क्रेडिटर का चुका दिया, डिवेंचर होल्डर का चुका दिया, सारा पैसा चुका दिया, मतलब जितना भी कर्ज था कंपनी पे वो सब चुका दिया, फिर भी 20 करोड़ बच रहे हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर 25 करोड़ के हैं और इक्विटी शेयर होल्डर 20 करोड़ के हैं, तो प्रेफरेंस किसको गई? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। जो 20 करोड़ है पूरे के पूरे, ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पार्ट है ना, उनको बट जाएगा, ठीक है। अब कहोगे ये 25 करोड़ के, ये 20 करोड़ के, वो उस रेशो में बढ़ जाएगा, जिन पे जितना शेयर्स होगा उस रेशो में, ठीक है। कितने रेशो में? 20 इंटू 25 के रेशो में बढ़ जाए पैसा। रेशो आते हैं, हाँ। इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलने वाला क्योंकि पैसा बचा ही नहीं। अब ये मान लेते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितने हैं? सिर्फ 5 करोड़ के हैं, तो कंपनी में पैसा बच जाएगा 5, अरे भूल गया, हाँ, तो कंपनी में पैसा 20 करोड़ है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सिर्फ 5 करोड़ ही देने हैं, तो कितने बचते हैं? 15 करोड़। अब 15 करोड़ को डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्विटी शेयर होल्डर्स में इन रेशो 15:20, वो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 2 तरीके के शेयर हो गए। अब हम बात करेंगे शेयर कैपिटल की, ठीक है। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल भी 3 टाइप की होती है। समझ में आ रहा है या बस हवा में? ऑथोराइज्ड, ठीक है, कभी सुना हो बचपन में। इश्यू, इश्यू तो अभी सुन ही रहे थे कि पब्लिक को हमने इश्यू कर दिया, मतलब सेल कर रहे हैं। और सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड तो वैसे भी आप लोग यूट्यूब को बहुत सब्सक्राइब करते हो, है ना, तो इसका तो और कौन कौन से चैनल होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं? अरे तुम तो चलाते हो ना वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यहाँ पे भी तो सब्सक्राइब होते हैं ना, वो मेंबर बनते हैं, ऐसा कुछ, उसमें भी सब्सक्रिप्शन होता है। तो शेयर कैपिटल भी ऐसे, शेयर कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल होती है, इश्यूड कैपिटल होती है और सब्सक्राइब कैपिटल होती है, 3 तरीके के। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? इससे पहले एक चीज आपने बिजनेस स्टडी में पढ़ी होगी, MOA, AOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बिजनेस स्टडी में पढ़ा है। अच्छा, आयुष्मान MOA क्या होता है? जो भी बैक से याद आ रहा है, मैं ये नहीं कह रही तुम्हारा टेस्ट ले रही हूँ। इसमें इलीगल और लीगल ऑब्जेक्ट्स, बस मतलब लीगल ऑब्जेक्ट्स मेंशन होते हैं और उनके अलावा कोई भी एक्शन भी एक्टिविटी कंडक्ट अगर कोई कंपनी होती है तो
हाँ आप बताओ एमओए। नहीं, एमओए के लिए बताया। अच्छा आप बताओ एमओए। एमओए होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसमें कंपनी के लॉस, के ऑब्जेक्टिव और कंपनी क्या फंक्शन करेगी, ये सब कुछ मेंशन होता है। कंपनी की एसेट कितनी है वो भी मेंशन होगा, कंपनी के पास लायबिलिटी कितनी है, कंपनी के पास क्या अदर राइट्स हैं, वैल्यूएशन। ठीक है, वैल्यूएशन होगी। बिल्कुल सही बात है। ये सारी चीजें हमारी किसमें लिखी होगी, एमओए में। और एओए में क्या लिखा होता है? तो कंपनी के इनर रूल्स होते हैं ना, हाँ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज हो रू गए, वो सब के laws हाँ और रूल्स एंड रेगुलेशन ही होते हैं सिर्फ इसमें। तो सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी के लिए क्या हुआ, एमओए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का ऑब्जेक्टिव जितनी भी एसेट है कंपनी की, जितनी भी लाइबिलिटीज है, जितने भी उनके पास राइट्स होंगे, जितने भी शेयर होल्डर को इशू किया जाएगा, ये सारी चीजें लिखी जाएंगी। ये ऑफ कर दो, ये दो दो खुली है। ठीक है, तो अब बताती हूँ ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है। जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है वो भी एमओए में लिखी जाती है। समझ में आया? ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब कि एक कंपनी कितना शेयर पब्लिक को इशू कर सकती है। ठीक है, मान लो ये कंपनी कितने करोड़ की हमने बनाई थी, 100 करोड़ की, और एमओए में लिखा है कि ये कंपनी 250 करोड़ पब्लिक से पैसा ले सकती है। इसका मतलब अभी मैंने जो इस एग्जाम्पल में बोला कि पब्लिक से सिर्फ वो 20 करोड़ रुपीज ही रेज कर रही है, अभी भी उसके पास कितना राइट है, 230 करोड़ रुपए और पब्लिक से ले सकती है। उसके पास अथॉरिटी है, कंपनी के पास अथॉरिटी है इतना कैपिटल रेज करने की थ्रू पब्लिक। अब मान लो अभी हमने एग्जाम्पल में बोला 20 करोड़, 20 करोड़ पब्लिक से पैसा लेना चाहती है, तो जितना भी पैसा लेना चाहती है इसका मतलब जो इशू किया कैपिटल, ठीक है, कैपिटल का कितना पार्ट इशू किया, सिर्फ 20 करोड़ के शेयर्स इशू किए, तो वो हो जाता है इश्यूड शेयर्स। 20 करोड़ के शेयर इशू किए, ये ऑथराइज्ड 250 करोड़, इशू जितना भी करेगी कंपनी 20 करोड़, 20 करोड़ किया। अब सब्सक्राइब बटन दबा दो लाल वाला तो सब्सक्राइब हो जाएंगे। अगर सब्सक्राइब लोगों ने कर लिया, भाई सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, तो क्या होगा भाई, बल्ले बल्ले, कंपनी को कितने रुपए मिल जाएंगे, 20 करोड़ मिल जाएंगे। आया समझ में? लोगों ने अगर पूरी तरीके से सब्सक्राइब कर लिया, पैसा पूरे 20 करोड़ लोगों ने दे दिए, आ गए लोग, तो उसे कहेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। समझ में आया? कंपनी ने जितना इशू किया शेयर उतना ही पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिया, तो उसे कहेंगे फुल्ली सब्सक्रिप्शन। सेकंड, 20 करोड़ शेयर इशू करे कंपनी ने, लेकिन 18 करोड़ ही लोगों ने क्या किए, सब्सक्राइब किए, बस, तो इसको क्या हुआ, अंडर हुआ ना, फिर अंडर या ओवर कहेंगे ना, तो इसलिए इसको कहेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन। अब एक और कंडीशन आ सकती है, हम 20 करोड़ इश्यू कर रहे हैं लेकिन लोगों ने 25 करोड़ सब्सक्राइब कर लिए, लोगों की डिमांड बढ़ गई, लोग चाहते हैं कि हमको 2 शेयर, अपनी कंपनी के 2 शेयर, वो क्या हो जाएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन। इतना आया समझ में? अच्छा, जैसे मतलब सिर्फ डिमांड नहीं पड़ती है ना, ऑलरेडी जो है, हाँ ये सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑलरेडी फुल, मतलब हो जाता, फुल सब्सक्रिप्शन हो जाता है, अंडर, उसके बाद भी डिमांडिंग होती है। हाँ अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या हुआ, जो इश्यूड शेयर है वो क्या है, ज्यादा है, हाँ,
सब्सक्राइब कम है। और ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ, इशू ज्यादा कम है और सब्सक्राइब लोगों ने ज्यादा कर लिया, डिमांड लोगों ने ज्यादा कर ली किस चीज की, शेयर की, और इस केस में कम कर रहे हैं डिमांड। जैसे ही अब इसमें फर्क कैसे हो सकता है, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितनी जानी मानी इंडस्ट्री है, कोई भी अगर वो कोई भी नई कंपनी इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में, सब लोग क्या करेंगे, उसके कंपनी के शेयर परचेज करेंगे। ऑब्वियसली सी बात है, क्यों करेंगे, क्योंकि उनकी गुडविल बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है उनकी गुडविल। इसीलिए उस केस में रिलायंस इंडस्ट्री इतनी बढ़िया कंपनी है, इसीलिए बड़े बड़ी कंपनी भी उस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहेंगी। तो अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्री 200 करोड़ रुपए इशू कर रही है, 200 करोड़ शेयर, सॉरी रुपए कह रही हूं, 200 करोड़ शेयर्स इशू कर रही है मार्केट में पब्लिक को, ठीक है, मार्केट में इशू कर रही है। और रिलायंस का तो नाम ही जाना पहचाना है, बहुत अच्छा है। तो अब इसके लिए मान लो 250 करोड़ शेयर की डिमांड आ चुकी है। अब बताओ कंपनी क्या करेगी, 250 की डिमांड आई है तो 250 करोड़ शेयर और इशू कर देगी, नहीं करेगी। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ 200 करोड़ को शेयर को इशू करना, ना कि 250 को। डिमांड ज्यादा आ गई, कोई बात नहीं, हम रेशो में उनको बांट देंगे। मान लो किसी ने 100 शेयर परचेज किए, ठीक है, 100 शेयर की डिमांड आई किसी की। अब उस 100 वाले को कितने मिलेंगे शेयर, सिर्फ इस अनुपात में लगा लो, 20:25 के अनुपात में लगा लो, कितने मिलेंगे, हिसाब लगा के बताना। 4:5। हाँ 4:5 में कितने मिलेंगे, हिसाब लगाओ। अगर 10 4:5 है, ये डिमांड है, 5 वाली डिमांड है, लेकिन आपको 5 में से सिर्फ 4 ही मिलने वाले हैं। 100 शेयर है, 10-10 रुपए के 100 शेयर मान लिए हमने, तो लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से वो 10 रुपए की जगह सिर्फ 8 रुपए मिलेंगे पर शेयर, जितने की इसका मतलब ये 80 शेयर ही दिए जाएंगे। जिस बंदे ने 100 शेयर परचेज किए हैं, 100 शेयर की डिमांड की है, उसको सिर्फ 80 ही शेयर अलॉट किए जाएंगे। आया समझ में, कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा भाई। मार्केट में जितना वो बेचना चाहती है कंपनी, सिर्फ उतना ही बेचेगी, उससे ज्यादा वो करेगी नहीं। उसको और फ्यूचर में जब रिक्वायरमेंट होगी तो जब इशू करेगी, अभी नहीं करेगी कि डिमांड ज्यादा आ गई तो और इशू कर दो, ऐसा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी जो है कंपनी अपने हैंड में ही रखना चाहती है, क्योंकि पब्लिक के हैंड में अगर शेयर होल्डिंग ज्यादा से ज्यादा चली गई तो कंपनी डूबने के भी आसार होते हैं। अब कभी शेयर मार्केट में कोई डील करता है, नहीं करता कोई, नॉलेज है पर करता है। अच्छा, तो हम चलो थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो अगर हम उसी कंपनी में पैसा लगाते हैं जिस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है, पता है इतना, नहीं पता, तो पता है। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि जिस कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा होती है, ज्यादातर लोग उसी में पैसा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि प्रमोटर की है इसलिए सिक्योर है। और जिस कंपनी में कैपिटल होगा उतना उसमें कोई भी कंपनी या पब्लिक ही हो चाहे वो उतना कम। और जिस कंपनी में पब्लिक के ज्यादा शेयर है, मान लो एक कंपनी है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग सिर्फ 20% है और पब्लिक की होल्डिंग 80% है, उस कंपनी में रेयर ही कोई स्मॉल शेयर होल्डर जो बस थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, 1000-2000 वही लगाएंगे इंट्राडे पे। अदरवाइज वो मतलब उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, वो इसलिए लगा भी देते हैं, कभी लॉस उठाते हैं, कभी प्रॉफिट भी कमाते हैं। लेकिन बॉरोड फंड जो है वो ज्यादा एक्सीड कर जाएंगे एज इन ओनर फंड के कंपैरिजन में। इस केस में मतलब अगर ये ज्यादा हो, पब्लिक का ही शेयर, पब्लिक का ही कैपिटल जो है, रेज कैपिटल। एक मिनट, बोरोविंग अलग होती है, शेयर होल्डिंग अलग होती है, ठीक है। बोरोविंग कर्जा, उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं होती, बोरोवर की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, और शेयर होल्डर की हिस्सेदारी होती है, वो ओनर होता है। पढ़ा था ओनर्स फंड और बोरोड फंड।
हाँ ठीक है, समझ में आया। ओनर हो जाते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं, बट जो बोरोवर होते हैं वो कर्जदार ही रहते हैं, क्रेडिटर ही रहते हैं। आया समझ में। तो जो पब्लिक 80% है वो ओनर ही है, बट जब इस 80% में छोटे छोटे शेयर होल्डर लगे होंगे, वो कंपनी कैसे चलेगी, है ना। अगर इस कंपनी बड़ी हो तो चल जाती है। कंपनी बड़ी हो तो चल जाती है। जैसे कोई एग्जांपल है अमेज़न अमेजोन, उसमें पब्लिक की शेयर होल्डिंग ज्यादा है। बहुत जैसे जेफ बेज़ोस है ना, तो उसकी ऐसी है 21-22%। किसकी, प्रमोटर की। जो उसका ओनर है ना अमेज़न का, उसकी ऐसी है, मतलब उसकी 25 से नीचे ही है। हाँ तो पब्लिक की उस ज्यादा है उसमें। हाँ पब्लिक की ज्यादा है लेकिन चल रही है। लेकिन वही कंपनी बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी है इसलिए। और भी कुछ कुछ कंपनीज हैं जो चल रही हैं अच्छी, पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा है, कुछ पावर सेक्टर में भी है कंपनी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है चलती, पर फिर भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो तभी उनमें पैसा लगाना चाहती हैं किसी कंपनी में जब वो कंपनी बड़ी दिखती है, उसका कुछ फ्यूचर दिखता है, अदरवाइज नहीं करती। फिर जो प्रमोटर होते हैं वो छोटे छोटे शेयर होल्डर होते हैं। अब छोटे छोटे का शेयर होल्डर का मतलब ये भी नहीं होता कि 1 लाख रुपए वाला शेयर होल्डर। छोटे छोटे शेयर होल्डर का मतलब होता है कि 10% तो होल्डिंग होनी चाहिए उस कंपनी में उसकी, तभी उसके वोटिंग राइट्स होते हैं, ठीक है। एजीएम ये सब पढ़ा होगा बिजनेस स्टडी में, है ना। क्यों नहीं पढ़ा, अच्छा तो हो सकता है 12th में पढ़ोगे। एनुअल जनरल मीटिंग अच्छा 12th बिजनेस स्टडी में, अभी पढ़ रहा है 11th में नहीं पढ़ा होगा, 12th में पढ़ोगे, कोई बात नहीं। इतना तो समझ में आ गया। अच्छा अब कंपनी क्या करती है, जब भी इशू करेगी शेयर, ठीक है, कंपनी इशू कर रही है शेयर, एक शेयर 100 रुपए का है, ठीक है, 100 रुपए का ईच। कंपनी इशू करेगी, कितने इशू करवाएं, 20,000 करवा लेते हैं, छोटा सा अमाउंट, ठीक है। 20,000 शेयर इशू कर रही है, और 20,000 शेयर 100 रुपए का एक शेयर है, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ ये बताओ। 20,000 20 लाख हो गया। ये हो गया, टोटल 20 लाख हो गया। कर दो ये कि इशू कितने शेयर कर रही है, 20,000 की शेयर है, 100 रुपए का हर एक शेयर है, तो टोटल 20 लाख के शेयर हुए। अब कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी के पास राइट है कि वो पूरा पैसा पब्लिक से एक साथ ले ले या टुकड़ों में ले ले, ठीक है, 2-3 बार में करके इंस्टॉलमेंट में ले ले। अब उस इंस्टॉलमेंट को क्या कहेंगे, मान लो कंपनी कहती है कि पब्लिक से कि 100 रुपए एक साथ मत दो मुझे, आप क्या करो 4 बार में करके दे दो। तो फर्स्ट टाइम जैसे हम कोई कार खरीदने जाते हैं तो डाउन पेमेंट देते हैं कि 1 लाख 1.5 लाख तो पहले दो भाई। तो एक तरह से क्या है, अगर आप इशू सब्सक्राइब कर रहे हो शेयर को, तो एक तरह से डाउन पेमेंट दो पहले। डाउन पेमेंट मतलब हर एक शेयर का 30 रुपए दे दो। मान लो दिसंबर में हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं शेयर, तो आप दिसंबर में पहले 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से अभी पैसा दे दो, ठीक है। 2 महीने बाद आप दे देना 20 रुपए के हिसाब से शेयर, ठीक है। मार्च में दे देना फिर 1 महीने बाद 30 रुपए के हिसाब से, और फिर अप्रैल में दे देना आप 30 रुपए। क्या हो गए 100 रुपए, 30-20 100 रुपए हो गए। 4 बार में करके पब्लिक से कंपनी ने पैसा ले लिया, ना पब्लिक पे बर्डन पड़ा ना कंपनी पे कोई असर, उनके पास भी 4 महीने के अंदर पैसा आ गया, ठीक है। अब जो सबसे पहले पैसा लेती है इंस्टॉल, मतलब पहले जो डाउन पेमेंट हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, उसे कहते हैं हम एप्लीकेशन मनी, ठीक है। ये सारी चीजें भी जब जब जर्नल एंट्री करेंगे ना काम आएंगी, इसलिए ध्यान रखना। तो सबसे पहले जो हमने शेयर इश्यू करे और पब्लिक ने पैसा दिया, उसको क्या कहेंगे, एप्लीकेशन मनी। सेकेंड टाइम जब हमने 1 फरवरी में पब्लिक से कहा कि भाई सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे करो, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम अलॉटमेंट मनी, ओके। अब थर्ड टाइम पे फिर उसको कॉल्स का नाम दे दिया जाता है,
अलॉटमेंट के बाद कॉल कर रहे हैं उनको, तो पहली कॉल तो इसको कहेंगे फर्स्ट कॉल, ठीक है, फर्स्ट कॉल मनी। ये क्या हो गई, सेकंड कॉल मनी। अब एक बात और, इसके बाद क्या कोई और कॉल होगी, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल नहीं होगी ना। तो जब भी कोई भी आखिरी कॉल हो तो वहां पे क्या लिखते हैं, जैसे ये सेकंड कॉल आखिरी है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर मान लो ये 10 रुपए का होता और एक और यहाँ अप्रैल के बाद कौन सा आता है, मई में एक और होता, तो ये सेकंड के बाद क्या होते, नीचे थर्ड होता। फिर क्या लिखते हम, थर्ड एंड फाइनल। हाँ, थर्ड एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये लैंग्वेज यूज करनी जरूरी है जर्नल एंट्री में। अगर लास्ट कॉल है तो उस नंबरिंग का नाम एंड फाइनल कॉल, बस ऐसे करना है। अगर पहली ही कॉल में पूरा का पूरा पैसा मंगा लिया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब एक चीज ये भी हो सकती है, एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारी मंगा ली पैसा, पूरा का पूरा पैसा मंगा लिया, ठीक है। एप्लीकेशन के टाइम पे 100 रुपए के 100 रुपए ही मंगा लिए, तो उस टाइम पे उसको क्या कहेंगे, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हाँ हाँ, उसको क्या कहेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी। आया समझ में। और 2 बार में मंगाया, एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे मान लो 50-50, तो वो एप्लीकेशन ही रहेगी और ये अलॉटमेंट ही रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। आया समझ में। थोड़ी सी जर्नल एंट्री कर ले, फिर समझ में आ जाएगा और अच्छा से। सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे, कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है, कौन आया, 100 करोड़, ठीक है। कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल है 100 करोड़। कंपनी इशू कर रही है 100 करोड़ शेयर, इशू शेयर कर रही है 20 करोड़ शेयर, ठीक है। और पर शेयर की वैल्यू है ₹1। अब कंपनी कह रही है कि आप 3 बार करके पैसा मंगाओ। एप्लीकेशन पे आप मंगाओ 30 रुपए, 30 रुपए, अरे 30 रुपए के हिसाब से ईच, ठीक है। और 1 रुपए का शेयर, हाँ ये तो 1 रुपए का लिया है, चलो 100 रुपए। 100 मान लो ना, वो इजी होता है। अलॉटमेंट पे 50 रुपए। अब कितने बचे, कॉल पे 20 रुपए। इतना आगे समझ में। अब मैंने सबसे पहले यही बताया, जब इशू करेंगे शेयर तो कंपनी पहले ही पैसा ले लेगी। तो जब भी किसी कंपनी में पैसा आएगा, पैसे आने की एंट्री बताओ, बस नॉर्मली एंट्री बताओ। पैसा अगर कंपनी में आ रहा है तो जर्नल एंट्री क्या डलती है, नॉर्मल एंट्री। ये कंपनी को सोच के मत, 11th क्लास में जो पैसा अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कंपनी में तो क्या एंट्री होती है, कंपनी में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हाँ, कैपिटल कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पब्लिक से ही पैसा लेकर के कंपनी में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है थ्रू इशू ऑफ कैपिटल। आया समझ में। और उस कैपिटल को शेयर कैपिटल, बस जर्नल एंट्री क्या बोली, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल बोली। अब यहां पर हम शेयर के थ्रू कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको, शेयर कैपिटल। पहली जर्नल एंट्री, क्रेडिट होते हैं। ठीक है। कितना रुपए बताओ, अब रुपए तो बता दो। पहले 30 रुपए लिया बेटा, 30 रुपए, एप्लीकेशन पर ये मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 20 करोड़ शेयर मल्टीप्लाई बाय 30 का एक है, कितने करोड़ हो गए, 600, 900, 1200, 20 दिया 60 करोड़ रुपए नहीं हो गए।
बेटा 20 करोड़ 100 रुपए वाले शेयर, इन्होंने भी तो रकम बहुत ऊंची कर दी। हाँ तो इसीलिए तो कोई बात नहीं, बच्चे हिसाब ही लगाएंगे कितने नहीं। जीरो लगाने चाहिए। लग गए, 2 जीरो हो गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, पहले पैसा रिसीव करने की एंट्री डाल दी एप्लीकेशन पे। अब क्या करेंगे ये, अब अच्छा बताओ इसकी नरेशन क्या लिखेंगे? शेयर कैपिटल इंट्रोड्यूस टू बिजनेस, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। रिसीव्ड, एप्लीकेशन में ठीक है, एप्लीकेशन की मनी रिसीव हो गई। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट एंट्री, फिर से पैसे आ रहे हैं शेयर कैपिटल, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अरे एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये रिसीव करने की एंट्री हो गई। अब बेटा Through इस share अमाउंट applications। को आप शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करो। कैसे, कैसे? वही दोबारा एंट्री, Share शेयर एप्लीकेशन को डेबिट कर दो, और टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल, पहली एंट्री डल गई आपकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे जो भी अमाउंट रिसीव करा आपने एंट्री डाल के खत्म कर दिया। अब आप देखो आपका इन दोनों एंट्री का नेट इफेक्ट क्या रहा। जो मैंने पहले लिखा था फर्स्ट टाइम में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में शेयर एप्लीकेशन क्योंकि- डेबिट में, इधर क्रेडिट में 0 आया ना, नेट इफेक्ट तो वही हुआ है ना। बट क्या है, हम 2 बार में एंट्री करते हैं, पहले ये ऐसा दिखाते हैं कोई कि पैसा रिसीव किया किस वजह से, वो वजह भी बताते हैं कि शेयर एप्लीकेशन थ्रू, और शेयर एप्लीकेशन का पैसा फिर हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। ये ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल। इतना आ गया समझ में? एप्लीकेशन की एंट्री आ गई है ना। दूसरी एंट्री, ये अपनी कॉपी में ये एग्जाम्पल लिख लो, या मैं पहले ऊपर जो मैंने ये समझाया है थोड़ा बहुत ये लिखोगे, ये दिमाग में भर गया है? इजी है। इजी है ना, जनरल एंट्रीज क्लियर है तो इजी है। स्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं था। बाबू मैंने आपको क्या पहले ये बेसिक अगर आता होगा तो जो आपको स्कूल में फॉर्मेट बता रहे हैं ना, वो रटने की जरूरत ही नहीं स्कूल है। में क्या बताया था? फिर बैलेंस शीट का थर्ड वाली बुक में जो परफॉर्मा दिया हुआ है एज पर कंपनीज पहले एक्ट, तीसरी बुक में ही है। वही पढ़ा दिया। हैं? मैंने कहा बेसिक तो बताया नहीं। शेयर कैपिटल पता नहीं है और बैलेंस शीट पढ़ा दी, फिर फॉर्मेट लिखवाया, एक्सट्रैक्ट्स दे रहे हैं कट। और तेरा गधे हैं। वही तो कह रहे, बेसिक बताया नहीं है, फॉर्मेट बता रहे हैं कि कंपनी की बैलेंस सब शीट कुछ। बता रहे हैं और बच्चों को ये नहीं बता रहे पहले कि शेयर एप्लीकेशन क्या होता है, अलॉटमेंट क्या होता है, कुछ नहीं। इशूड कैपिटल क्या होती है ये भी नहीं बताया। पारी का ये लिख लो। उन्होंने फॉर्मेट बताया और एक्सप्लेन कर दिया और कि पेड अप कैपिटल क्या होती है ये नहीं बताया। ऑथराइज कैपिटल क्या होती है ये नहीं बताया। नहीं, ऑथराइज्ड बस रफली बताया था। पढ़ती रहो बेटा, बहुत सही चल रहा है। और हम मंडे को टेस्ट ले रहे हैं, हाँ? मंडे को टेस्ट, कुछ और चैप्टर 1, 2, 3। एक बार टिकट ले लेना बोर्ड की, है ना। 12th में तो बच्चे टिकट लेते हैं बोर्ड की, है ना। चलो अब दूसरा स्टेप ये क्या था? 100 रुपए लिख वाले लिया? शेयर का 30 रुपए तो तुमने ले लिया। दूसरा स्टेप क्या है? अलॉटमेंट। अब क्या करेंगे, देखो शेयर होल्डर्स इनको स्टेप्स बता दिए, पहले अप्लाई करा जाता है, ये अब- करा जाता है। हाँ, वो बता दिए ये बता बता दिया ना ये सब चीज मैंने। देखो बता दिया। अब अलॉटमेंट की बारी आई, पैसा हमने ले लिया, उन्होंने अप्लाई करा था, हमने सबके पैसे ले लिए, ठीक। अब हम उन्हें शेयर भी तो अलॉट करेंगे। अब एक बात बताओ, जब आप सेल करते हो उधार की, ध्यान है तुम्हें कुछ 11th का, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? राम को 100 रुपए का माल बेचा, अकाउंट यही होती है क्रेडिट ना, ठीक है। ऐसी बेटा अलॉटमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो अभी पैसा हमारे पास आया नहीं है, तो इससे पहले हम उन्हें क्या बनाएंगे? डेटर्स सबको। तो अलॉटमेंट की हम ड्यू की एंट्री डालते हैं पहले। हमारा पैसा पैसा तो नहीं ड्यू मिला हो अभी? गया,
हमने शेयर इशू करे, आपको मैंने बाजार में इशू करे 1000 शेयर, आपने मुझसे मांगे 100 शेयर, और मैं कहता हूं 100 शेयर जो भी मांगेगा वो पहले पैसे देगा मांगने के समय, तो वो तो एप्लीकेशन हो गई। ठीक, अब मेरी बारी आई, मैं आपको शेयर दूंगा 10 तारीख को सपोज, है ना, अलॉटमेंट डेट है, तो सबसे पहले मैं ड्यू की एंट्री डालूंगा। तो उसकी ड्यू की एंट्री जो थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट पहले बनेगी। ये हो गई ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल में बोला था अलॉटमेंट फेब में आ रहा है, फेब में मान लो 10 फेब में बोला था कि 10 फेब, 10 मार्च, 10 अप्रैल, 10 मई, ऐसे करके आपको पैसा देना है, पब्लिक को देना है, ठीक पैसा देना है। है। तो अब जो 10 फेब की एंट्री होगी, अब क्या है, हमारा पैसा ड्यू हो चुका है उन लोगों पर, तो उनको पहले डेटर बनाना है, बस एक ठीक बार है। पैसा आप एप्लीकेशन के दे दो, बस फिर कंपनी चढ़ बैठती है, अब कहती है अब सारे देने पड़ेंगे, नहीं तो सारा फॉरफिट कर लेंगे, बात की बात, जब्त कर लेंगे, जब्त मतलब कर लेंगे, ठीक है। यानी फंस गए पहले। अब शेयर अलॉटमेंट के लिए उन्होंने आपको डेटर बना लिया टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री डल गई, कितने रुपए से था, 50 रुपए से था, तो कितना हो गया, 1000 करोड़, हो गया। ठीक। अब अलॉटमेंट के टाइम पर ड्यू की एंट्री डाल दी, ठीक, अब पैसा भी तो आएगा, पैसा आने की एंट्री क्या होगी, बैंक बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट, इसको क्रेडिट कर देंगे डेटर जो बनाए थे। कल बात करिएगा, किसको पढ़ा रहा, ये वाली एंट्री आ गई ड्यू की अलॉटमेंट की। अब तीसरी एंट्री क्या होगी, जब कंपनी Calls की कॉल entry। करेगी पैसे के, तो पैसा कॉल करेगी, तो पहले मैं आपको लेटर दूंगा ना, कॉल कर रहा हूं, उस दिन मैं क्या कर लूंगा, ड्यू की एंट्री डाल दूंगा, पहले आपको लेटर बना लिया फिर से। अब क्या लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉल है, मैंने बताया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, नाम क्या देंगे उसका, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो फिर पहले ही ड्यू की एंट्री कर लेते हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ड्यू की एंट्री डाल ली, कितने रुपए से, 30 रुपए बचे थे, 50, 60, 20 रुपए बचे थे, 30, 50, 20 ही तो बचे, 100 रुपए वाले शेयर में, 400 करोड़, ठीक है। और अब रिसीव की एंट्री डाल दो भाई, ड्यू की एंट्री, बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ड्यू। अब पैसा रिसीव कर लो, उनसे बैंक रिसीव अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अब देखो एप्लीकेशन कट्टस हो गया, अलॉटमेंट कट्टस हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अकाउंट लेजर अकाउंट 00 हो गया, बचा क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सारे पैसे बैंक में आ गए, 400 करोड़ बैंक में, बैलेंस शीट मिल गई, ये 1000 कैपिटल करोड़ बैंक में, बैंक उधर, और इधर से 600 करोड़, टोटल पैसा आ गया 600 प्लस 400 प्लस 1000, 2000 मैं क्या 2000 करोड़। इतनी देर में अब- बैलेंस शीट मिल गई, कुछ समझ में आया क्या बोला, बैंक क्या होती है, एसेट है ना, और कैपिटल क्या होती है, लायबिलिटी, 100 रुपए की लायबिलिटी, 100 रुपए की एसेट, बैलेंस शीट मिल गई, ठीक है। तो हमारी पूरी की पूरी 20 मल्टीप्लाई में 100, 2000 करोड़ ही हो गए, ठीक है। ठीक है। तो शेयर कैपिटल में भी हमारे उतने ही पैसे जा चुके, ये रहे 600, ये रहे 1000 और 400, तो बैंक- एसेट और लायबिलिटी दोनों बराबर हो बराबर गई, हो बैंक गई। भी और शेयर कैपिटल।